तो दोस्तों फाइनली दोस्तों एलिव एंड द चिपकस द सीक्वल नाम की जो मूवी है 2009 में हमें देखने को मिली थी। वैसा तो उसके कई पार्ट देखने को मिल चुके हैं, लेकिन ये इसका एक तरह से मैं फ्रेंचाइजी में दूसरा पार्ट आपको मैं एक तरह से बताने जा रहा हूँ। दूसरा पार्ट आप मान सकते हो। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। पूरी जानकारी बताई गई है कि एनिमेटेड मूवी है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और इस सीरीज यानी मूवी के बारे में हम जानना चालू करते हैं। एल्विन एंड द चिपमंक्स द स्क्वीकवेल 2009 की अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड ज्यूकबॉक्स संगीतमय कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन बेट्टी थॉमस ने किया है और इसे जॉन विट्टी और जोनाथन एबेल और ग्लेन बर्गर की लेखन टीम यह एल्विन एंड द चिपमंक्स और द चिपेट्स पर आधारित है। यह एल्विन एंड द चिपमंक्स 2007 का सीक्वल है और लाइव एक्शन एल्विन एंड द चिपमंक्स फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त। फिल्म में ज़ैचरी लेवी, डेविड क्रॉस और जेसन ली ने अभिनय किया है और जस्टिन लॉन्ग, मैथ्यू ग्रे गबलर और जेसी मैककार्टनी ने इन्हें अपनी आवाज दी है। क्रिस्टीना एपलगेट, एना फारिस और एमी पोहलर ने नए किरदारों को अपनी आवाज दी है। फिल्म में चिपमंक्स को डेव सेविले के चचेरे भाई टोबी की देखरेख में हाई स्कूल में प्रवेश करते हुए दिखाया। एल्विन एंड द चिपमंक्स द स्क्वीकवेल को 23 दिसंबर 2009 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने किशोर हास्य पर अत्यधिक निर्भरता की आलोचना की, लेकिन आवाज अभिनय की प्रशंसा की। हालांकि इसने $70 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $443.1 मिलियन की कमाई की। बाद में 2 सीक्वल रिलीज किए गए। 2011 में एल्विन एंड द चिपमंक्स चिपवरेक्ट और 2015 में एल्विन एंड द चिपमंक्स द रोड चिप। कथानक पेरिस में एक चैरिटी बेनिफिट कॉन्सर्ट के दौरान डेव सेविल घायल हो जाते हैं जब एल्विन का एक कार्डबोर्ड कटआउट उन्हें मंच पर उड़ा देता है। जब वह एक फ्रांसीसी अस्पताल में ठीक हो रहे होते हैं, डेव अपनी चाची जैकी से चिपमंक्स, एल्विन, साइमन और थियोडोर की देखभाल करने के लिए कहते हैं। उनके लिए वेस्ट ईस्टमैन हाई स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था भी की जाती है। जब जैकी व्हीलचेयर पर सीढ़ियों से गिर जाती है और उसे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो चिपमंक्स को टोबी, जैकी के पोते और डेव के चचेरे भाई की देखभाल में छोड़ दिया जाता है। पूर्व जेट रिकॉर्ड्स के मुख्य कार्यकारी इयान हॉक, जो चिपमंक्स को खोने के बाद टूट चुके एच और बेसहारा ए कंपनी के बेसमेंट में रहते एच। 3 गायन करने वाली मादा चिपमंक्स, ब्रिटनी, जीनेट और एलेनोर, स्कूल में रहते हुए 2 जॉक चिपमंक्स को धमकाते एच। जॉक पर हमला करने और उन्हें हराने के बाद समूह को प्रिंसिपल के कार्यालय में बुलाया जाता है। प्रिंसिपल डॉ रूबिन, एक प्रशंसक जिसने उन्हें डेनवर में देखा था, एक प्रतियोगिता में भाग लेकर स्कूल के संगीत कार्यक्रम के लिए धन जुटाने के लिए उनकी मदद लेता है। एरान इयान को पता चलता है कि चिपमंक्स स्कूल का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह चिपेट्स को भी वहां नामांकित करता है। जब चिपमंक्स चिपेट्स से मिलते हैं तो दोनों समूह एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। हालांकि लड़कियों को याद आता है कि इयान ने कहा था कि वे भरोसेमंद नहीं हैं। एल्विन और लड़के अपने नए क्रश की वजह से रिहर्सल में शामिल होने के लिए संघर्ष करते हैं। इयान शालीनता से अंदर आता है और अपने नए सितारों चिपेट्स का परिचय देता है। लड़के लड़कियों को अपने साथ काम करते देखकर कौंध जाते हैं और जब इयान डॉ रूबिन को चिपेट्स को प्रतियोगिता में भाग लेने देने के लिए मना लेता है, तो एक प्रतिद्वंद्विता उभरती है। रूबिन स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए दोनों समूहों के लिए एक संगीत कार्यक्रम की व्यवस्था करता है। एल्विन जॉक्स के बीच लोकप्रिय हो जाता है और फुटबॉल टीम में शामिल हो जाता है। अनजाने में संगीत कार्यक्रम से चूक जाता है। संगीत कार्यक्रम में थियोडोर और साइमन पीछे हट जाते हैं, इसलिए चिपेट्स डिफ़ॉल्ट रूप से जीत जाते हैं। एक खाली सभागार में पहुंचने पर एल्विन को ब्रिटनी द्वारा उसकी जिम्मेदारी की कमी के लिए बुलाया जाता है। एल्विन घर लौटता है और अपने भाइयों से माफी मांगने की असफल कोशिश करता है। थियोडोर अगले दिन लॉस एंजल्स चिड़ियाघर में एक मीरकैट परिवार के साथ रहने के लिए भाग जाता है, लेकिन उनके प्रदर्शनी में एक वेजटेल ईगल रहता हुआ पाता है। एल्विन और साइमन उसे ईगल से बचाते हैं और तीनों में सुलह हो जाती है। चिपेट्स को पता चलता है कि उन्हें स्कूल प्रतियोगिता की उसी रात ब्रिटनी स्पीयर्स बी कॉन्सर्ट के लिए एक ओपनिंग एक्ट के रूप में प्रदर्शन करना है। इयान उन्हें लड़ाई बंद करने और कॉन्सर्ट में प्रदर्शन करने के लिए मना लेता है, लेकिन जेनेट और एलेनोर को वही श्रेय देने से इनकार कर देता है जो वह ब्रिटनी को देता है, जो मांग करती है
कि वे सभी एक साथ प्रदर्शन करें या बिल्कुल भी न करें। इयान उन्हें प्रदर्शन न करने पर बारबेक्यू रेस्तरां में भेजने की धमकी देता है। स्कूल प्रतियोगिता से पहले एल्विन को चिपेट से एक परेशान करने वाला फोन आता है, जो उसे सूचित करता है कि इयान ने उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया है। वह अपनी खिलौना मोटरसाइकिल पर उन्हें बचाने के लिए जाता है, जबकि साइमन जीनेट को फोन पर ताला खोलने का तरीका बताता है। साइमन और थियोडोर अकेले प्रदर्शन करने की कगार पर है, जब तक कि अन्य लोग खिलौना हेलीकॉप्टर में नहीं आ जाते, जिसका उपयोग इयान उनका पीछा करने के लिए करता है। चिपमंक्स और चिपेट्स पहली बार एक साथ प्रदर्शन करते हैं और संगीत कार्यक्रम के लिए पैसे जीतते हैं। डेव, जो यह जानने के बाद अस्पताल से चला गया था कि टोबी चिपमंक्स की देखभाल कर रहा है, प्रतियोगिता के दौरान वापस आता है, चिपमंक्स को फिर से देखकर खुश होता है और चिपेट्स को उनके साथ रहने की अनुमति देता है। गालना बाएं से दाएं, जेसन ली 2015 में चित्रित, डेविड क्रॉस 2009 और जैचरी लेवी 2009। जस्टिन लॉन्ग, एल्विन सेविले, बोलने वाली आवाज। रॉस बागदासरियन जूनियर, एल्विन सेविले, गायन स्वर। क्रिस्टीना एप्पलगेट, ब्रिटनी, बोलने वाली आवाज। जेनिस कार्मन, ब्रिटनी के रूप में, गायन स्वर। मैथ्यू ग्रे गुबलर, साइमन सेविले, बोलने वाली आवाज। स्टीव विनिंग, साइमन सेविले, गायन स्वर। अन्ना फारिस, जीनेट, बोलने वाली आवाज। जेनिस कार्मन, जेनेट, गायन स्वर। जेसी मैककार्टनी, थियोडोर सेविले, बोलने वाली आवाज। जेनिस कार्मन, थियोडोर सेविले, गायन स्वर। एमी पोहलर एलेनोर के रूप में, बोलने वाली आवाज। जेनिस कार्मन, एलेनोर के रूप में, गायन स्वर। टोबी सेविले के रूप में जैचरी लेवी। डेविड क्रॉस, इयान हॉक। जेसन ली डेविड, डेव सेविले। वेंडी मालिक, डॉ रुबिन। जूली ओर्टेगा के रूप में अंजेला जॉनसन। कैथरीन जोस्टेन आंटी जैकी सेविले के रूप में। केविन जी श्मिट, रयान एडवर्ड्स। क्रिस वॉरेन जूनियर, जेंडर के रूप में। ब्रिजिट मेंडलर, बेक्का किंगस्टन। एलेक्जेंड्रा, शिप वैलेंटिना के रूप में। एमी कैरेरो, एमिली के रूप में। ब्रैंडो ईटन, जेरेमी स्मिथ। जेक जायरस स्वयं के रूप में सी। समाज को स्वयं के समान सम्मान दें। क्वेस्ट क्रू लिटिल रोसेरो डांसर्स के रूप में। एरिक बाउजा, डिगर, आवाज। शॉन एस्टिन, मीरकैट मैनर नैरेटर, आवाज। उत्पादन 2009 में एल्विन एंड द चिपमंक्स द स्क्वीकवेल के प्री प्रोडक्शन के दौरान डेव के अधिकांश दृश्यों को फिर से लिखा गया था, जिसमें ली की भूमिका के अधिकांश हिस्से को लेवी की भूमिका टोबी सेविले से बदल दिया गया था। चिपमंक्स के लिए दृश्य प्रभाव और एनिमेशन लॉस एंजल्स स्थित रिदम एंड ह्यूज स्टूडियो R&H द्वारा निर्मित किए गए थे। डेविड न्यूमैन ने क्रिस्टोफर लेनर्टज की जगह लेते हुए फिल्म का संगीत स्कोर तैयार किया। उद्धरण आवश्यक। एक दृश्य में इयान एक तहखाने में एक चूहे के साथ बातचीत करता है, जिसके अंत में चूहा जाने से पहले एक मफिन चुरा लेता है। इस दृश्य को नियंत्रित वातावरण में सावधानीपूर्वक मंचित किया गया था। प्रशिक्षकों द्वारा निर्देशित चूहे ने अपने निशान पर बने रहने, मफिन, एक सहारा लेने और दृश्य से बाहर निकलने के लिए विशिष्ट संकेतों का पालन किया। चूहे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुक्रम के दौरान एक सहारा रेडियो का उपयोग किया गया था। अमेरिकन ह्यूमेन द्वारा निगरानी की गई वेशभूषा वाले चूहों से जुड़े एक अतिरिक्त दृश्य को नाटकीय रिलीज से बाहर रखा गया था। 3. कुत्तों के कई दृश्यों को नियंत्रित परिस्थितियों में फिल्माया गया था, जिसमें प्रशिक्षक जानवरों की गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे। एक कुत्ता निर्मित इग्लू सेट के अंदर एक नकली टीवी प्रॉप पर भौंकता है और उसे गिरा देता है। प्रशिक्षकों ने अनुक्रम को सुरक्षित रूप से निष्पादित करने के लिए संकेतों और एक तार से बंधे हल्के प्रॉप का उपयोग किया। 3. एक लिफ्ट के दृश्य में
एक चिहुआहुआ कुछ समय के लिए लिफ्ट से बाहर निकलने वाले अभिनेताओं के साथ बातचीत करता है। प्रशिक्षकों ने फिल्मांकन से ठीक पहले पट्टे से बंधा कुत्ता अभिनेताओं को सौंप दिया। अभिनेताओं और कुत्ते को एक्शन के लिए अच्छी तरह से अभ्यास कराया गया था और कुत्ता या तो लिफ्ट द्वारा की गई हल्की आवाज या अभिनेता द्वारा अपने कंधे पर भरवां चिपमंक्स के साथ चलने, जिन्हें पोस्ट प्रोडक्शन में सीजीआई चिपमंक्स में बदल दिया गया था, से अप्रभावित था। प्रशिक्षकों ने फिर कुत्ते को घूरने का संकेत दिया। 3 चील चिपमंक्स के साथ बातचीत करते हुए एक दृश्य में दिखाई देती है। फिल्मांकन सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत हुआ, जिसमें पक्षी को मोनोफिलामेंट लाइन से सुसज्जित किया गया और प्रशिक्षकों द्वारा निर्देशित किया गया। चील की हरकतें, जिसमें उड़ना और उछलना शामिल है, भोजन पुरस्कार और चारा की छड़ियों का उपयोग करके निर्देशित की गई थीं। वह दृश्य जहां एक चिपमंक चील को लात मारता है, पूरी तरह से सीजीआई के साथ बनाया गया था। 3 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। अपने शुरुआती बुधवार को फिल्म ने $18.8 मिलियन के साथ एक पर शुरुआत की और फॉक्स की अपनी अवतार और वार्नर ब्रदर्स की शर्लक होम्स 4 के पीछे $48.9 मिलियन और $75.6 मिलियन के 5 दिवसीय कुल के साथ 3 पर सप्ताहांत समाप्त किया, जिसने केवल 5 दिनों में अपने बजट को ग्रहण कर लिया। अमेरिका में यह 2009 की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और 7 मार्च 2010 को इसने अपनी पूर्ववर्ती फिल्म को पीछे छोड़ते हुए माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग के बाद एक पर कभी नहीं पहुंचने वाली दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 5 स्क्वीकक्वेल ने अमेरिका में $219.6 मिलियन और विदेशों में $223.5 मिलियन के साथ दुनिया भर में कुल $443.1 मिलियन के साथ अपना रन समाप्त किया। 6-7 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 85 आलोचकों की 21% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 4/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, यह स्क्वीकक्वेल बच्चों का मनोरंजन कर सकती है, लेकिन इसमें ऊर्जा की कमी है और यह स्लैपस्टिक हास्य पर बहुत अधिक निर्भर है। 8 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 20 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 41 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 9 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F के पैमाने पर ग्रेड दिया। 10-11 एंटरटेनमेंट वीकली के ओवेन ग्लीबरमैन ने फिल्म को C ग्रेड दिया। 12 और पूछा, क्या बच्चे इस प्यारे से नटखट बकवास को खा जाएंगे? बेशक वे खा जाएंगे। आप उनके सामने जो भी रखेंगे, वे उसे खा जाएंगे। लेकिन इससे स्क्वीकक्वेल उनके लिए अच्छा नहीं हो जाता। 12 रेडियो टाइम्स से सू रॉबिन्सन ने कहा कि भले ही बड़े दर्शकों के लिए यहां आनंद लेने के लिए बहुत कम हो, लेकिन युवाओं को स्लैपस्टिक एक्शन और आकर्षक साउंड ट्रैक पसंद आएगा। 13 वैरायटी के लिए लिखते हुए जो लेडन ने इसे एक उन्मत्त लेकिन निर्विवाद रूप से मजेदार अनुवर्ती कहा, जो सीजीआई और लाइव एक्शन तत्वों के एक और सहज मिश्रण में गायनोनृत्य करने वाले कृंतकों की दोगुनी संख्या प्रदान करता है। 14 लॉस एंजल्स टाइम्स की बेत्सी शार्की ने बेट्टी थॉमस के निर्देशन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह एक हल्का कैंपी स्पर्श लाती है, जैसा कि उन्होंने 1995 की द ब्रैडी बंच मूवी में किया था। 15 फिल्म ने अपने पहले सप्ताहांत में दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर $112 मिलियन की कमाई की थी। कुछ आलोचक इस बात से निराश थे कि यह पारिवारिक दर्शकों के लिए व्यापक रिलीज में अन्य फिल्मों की तुलना में अधिक लोकप्रिय थी। 16-17 टाइम के रिचर्ड कॉर्लिस ने लिखा कि परिवार द प्रिंसेस एंड द फ्रॉग या डिज्नी की एक क्रिसमस कैरल देख सकते थे, जो सार्थक प्रयास थे, जिन्होंने एक साथ उसी अवधि में चिपमंक्स के राजस्व का केवल 5वां हिस्सा लिया। 18 पुरस्कार। 2010 के किड्स चॉइस अवार्ड्स में एल्विन एंड द चिपमंक्स द स्क्वीकवेल ने पसंदीदा मूवी का पुरस्कार जीता। 19
यह फिल्म 2010 के नेशनल मूवी अवार्ड्स में फैमिली श्रेणी के लिए नामांकितों में से एक थी, जो हैरी पॉटर एंड द हाफ-ब्लड प्रिंस 2009 से हार गई थी। 2021 संगीत पर्यवेक्षक जूलियन जॉर्डन ने 2011 में एक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत पर्यवेक्षण के लिए गिल्ड ऑफ म्यूजिक सुपरवाइजर्स अवार्ड जीता। 22 2010 के ब्रिटिश एकेडमी चिल्ड्रन अवार्ड्स में द स्क्वीकवेल ने किड्स वोट फिल्म जीता। साउंड ट्रैक। अधिक जानकारी एल्विन एंड द चिपमंक्स द स्क्वीकवेल साउंड ट्रैक। एल्विन एंड द चिपमंक्स द स्क्वीकवेल ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक फिल्म पर आधारित साउंड ट्रैक है। इसे 1 दिसंबर 2009 को रिलीज किया गया था। बैंड ऑनर सोसाइटी और क्वींसबेरी, फिलिपिनो गायक चेरिस के साथ फिल्म और साउंड ट्रैक दोनों के लिए विशेष कलाकार थे। 24 विपणन। मैनचेस्टर में फिल्म का प्रचार करती बस। वीडियो गेम एल्विन एंड द चिपमंक्स द स्क्वीकवेल डेवलपर इमेजिन इंजन। प्रकाशक मेजेस्को एंटरटेनमेंट। डिजाइनर रोहित चोखानी। माइकल गेसन। श्रृंखला एल्विन और द चिपमंक्स। प्लेटफॉर्म निंटेंडो DS वी। मुक्त करना एने 1 दिसंबर 2009। शैली ए लय। मोड एकल खिलाड़ी मल्टीप्लेयर। एल्विन एंड द चिपमंक्स द स्क्वीकवेल इस फिल्म पर आधारित एक वीडियो गेम है। इसे 1 दिसंबर 2009 को फिल्म के साउंड ट्रैक के समान दिन वी और निंटेंडो DS के लिए रिलीज किया गया था। 25 होम मीडिया। एल्विन एंड द चिपमंक्स द स्क्वीकवेल को 30 मार्च 2010 को ब्लूरे बटा DVD बटा डिजिटल कॉपी पर रिलीज किया गया था। 26 अगली करियो। मुख्य लेख एल्विन एंड द चिपमंक्स इन फिल्म लाइव एक्शन एनिमेटेड फिल्में। DVD और ब्लूरे पर फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फॉक्स और रीजेंसी ने घोषणा की थी कि एल्विन और द चिपमंक्स 3D 16 दिसंबर 2011 को रिलीज होने वाली थी। 27 फिर शीर्षक को बदलकर एल्विन एंड द चिपमंक्स चिपवरेक्ड कर दिया गया। 28-22 जनवरी 2011 को फॉक्स 2000 पिक्चर्स ने कार्निवल ड्रीम जहाज पर एक कैरेबियन क्रूज के दौरान फिल्म का निर्माण शुरू किया। फिल्मांकन मुख्य रूप से जहाज के ऊपरी खुले डेक पर हुआ, जिसमें अभिनेता जेसन ली अपनी भूमिका को दोहराते हुए और कार्निवल ड्रीम के बाहरी मनोरंजन क्षेत्रों में द चिपमंक्स की हरकतों के दृश्य थे। यात्रा कार्यक्रम में कोजुमेल, रोआटन, बेलीज और कोस्टा माया शामिल थे, जो फिल्म के कई जहाज के दृश्यों के लिए उष्णकटिबंधीय पृष्ठभूमि प्रदान करते थे। 29 चौथी फिल्म एल्विन एंड द चिपमंक्स द रोड चिप 18 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई। 30 नोट्स एल्विन एंड द चिपमंक्स 2007 में दर्शाया गया है। स्पीयर्स वास्तव में फिल्म में दिखाई नहीं देती है। चेरिस पेम्पेंको को स्वयं के रूप में श्रेय दिया गया। वैलेंटाइन डे 2010, रेड 2010, फेयर गेम 2010, कैट्स एंड डॉग्स द रिवेंज ऑफ किट्टी गैलोर 2010 और द बाउंटी हंटर 2010 के लिए भी 22। बेट्टी थॉमस, जन्म बेट्टी ल्यूसिले नियनहॉसर, 27 जुलाई 1947, एक अमेरिकी निर्देशक और अभिनेत्री है। 3-4 उन्हें टेलीविजन सीरीज हिल स्ट्रीट ब्लूज में सार्जेंट लूसी बेट्स की भूमिका के लिए जाना जाता है। 5 प्रारंभिक जीवन। थॉमस का जन्म 1947 में सेंट लुइस, मिसौरी में बेट्टी ल्यूसिले नियनहॉसर के रूप में हुआ था। उनके पिता का नाम नैन्सी, नी ब्राउन और विलियम H. नियनहॉसर सीनियर था। 6-7 उन्होंने 1965 में विलोबी साउथ हाई स्कूल, विलोबी, ओहियो से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हाई स्कूल के बाद थॉमस ने एथेंस, ओहियो में ओहियो विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और ललित कला स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद थॉमस ने एक कलाकार के रूप में काम किया और शिकागो में इम्प्रोवाइजेशनल थिएटर के लिए
प्रीमियर स्थल द सेकंड सिटी का हिस्सा बनने से पहले हाई स्कूल में पढ़ाया। 8. दूसरा शहर। थॉमस अपने मनोरंजन करियर में एक घुमावदार रास्ते से आईं। एक कलाकार और स्कूल शिक्षक के रूप में काम करते हुए वह विदेश यात्रा के लिए अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए द सेकंड सिटी में वेट्रेस बन गईं। टेबल पर वेटिंग करते समय थॉमस को मंडली के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और बाद में वह कंपनी में शामिल हो गईं। 9. उन्हें उनके बेबाक अभिनय के लिए सराहा गया और वे मेनस्टेज थिएटर प्रोडक्शन में से एक को निर्देशित करने वाली पहली महिला बनी। 10. थॉमस ने कई उभरते हुए सेकंड सिटी के पूर्व छात्रों के साथ भी काम किया, जिनमें सबसे उल्लेखनीय बिल मरे थे। 11. जब सेकंड सिटी ने लॉस एंजल्स में एक शाखा खोली तो थॉमस पश्चिम चले गए। बाद में वह सेकंड सिटी के कुछ कलाकारों के साथ फिर से जुड़ गईं, जब वह 1983 में एसीटीवी के एक एपिसोड में विशेष अतिथि कलाकार के रूप में दिखाई दीं। 12. 13. आजीविका। अभिनय कैरियर। थॉमस ने हिल स्ट्रीट ब्लूज में लूसी बेट्स की भूमिका निभाई। 1982। लॉस एंजल्स पहुंचने पर थॉमस को चेस्टी एंडरसन, यूएसएन, 1976, रॉबर्ट जेमेकिस की फिल्म यूज्ड कार्स, 1980 जैसी कम बजट की फिल्मों में कई छोटे हिस्से मिले। साथ ही टनल विजन, 1975 और लूज शूज, 1980 जैसी स्केच कॉमेडी फिल्में भी मिली, जिनमें से बाद वाली में सेकंड सिटी के सहपाठी बिल मरे ने अभिनय किया था। 9. थॉमस जब कॉमेडी में अपना करियर बना रही थीं, तब एक अभिनेत्री के रूप में उनकी सफलता तब मिली जब उन्हें टीवी सीरीज हिल स्ट्रीट ब्लूज 1981 से 87 में पुलिस अधिकारी, बाद में सार्जेंट, लूसी बेट्स की भूमिका में लिया गया। सीरीज के दौरान उनका किरदार अनुभवहीन नौसिखिया से आत्मविश्वासी सार्जेंट में बदल जाता है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 7 एमी नामांकन मिले और 1984 से 85 सीजन के लिए पुरस्कार जीता। 14. निर्देशन कैरियर। हुपरमैन एपिसोड के निर्देशन की योजना के बारे में वैराइटी रिपोर्टर से झूठ बोलने के बाद उन्हें शो के कार्यकारी निर्माता द्वारा एक वास्तविक अवसर दिया गया और वहीं से उनके निर्देशन करियर की शुरुआत हुई। 15. कई अन्य अभिनय प्रस्तुतियों के बाद थॉमस ने 1989 में डूगी हावसर, एमडी के प्रीमियर एपिसोड के अलावा हुपरमैन के एपिसोड का निर्देशन करना शुरू किया। उन्होंने अरेस्टिंग बिहेवियर के एपिसोड और एचबीओ सीरीज ड्रीम ऑन के कई एपिसोड का निर्देशन किया, जिनमें से बाद वाले ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का एमी दिलाया। 14. थॉमस को रात के समय शूटिंग के लिए उनकी प्राथमिकता के कारण द मिडनाइट क्वीन उपनाम दिया गया है। 16. 1992 में थॉमस ने अपने निर्देशन करियर में अगला कदम अपनी पहली फीचर फिल्म ओनली यू के साथ उठाया। एक हल्की फुल्की, चंचल रोमांटिक कॉमेडी, ओनली यू थॉमस के हिल स्ट्रीट ब्लूज या उसके बाद के टेलीविजन निर्देशन के अनुभव से अलग थी। फिल्म के निर्माता और पटकथा लेखक वेन राइस ने कहा कि थॉमस को फिल्म के कथानक के कारण निर्देशन के लिए चुना गया था, जिसमें एक आदमी एक आदर्श महिला को खोजने की असहाय खोज में है। उन्हें लगा कि महिला निर्देशक के बिना इसे स्वाभाविक रूप से सेक्सिस्ट माना जाएगा। 17. ओनली यू की रिलीज के 3 साल बाद थॉमस ने द ब्रैडी बंच मूवी 1995 का निर्देशन किया, जो 1970 के दशक की टेलीविजन सीरीज द ब्रैडी बंच का एक उत्तराधुनिक 18-19 व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण था। द ब्रैडी बंच मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इसकी घरेलू टिकट बिक्री 46,576,136 रही, जो इसके $12 मिलियन के बजट से लगभग चौगुनी थी और उस समय यह एक महिला द्वारा निर्देशित सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 5. द ब्रैडी बंच मूवी के बाद उन्होंने प्राइवेट पार्ट्स 1997, डोलिटल 1998, 28 डेज 2000 और जॉन टकर मस्ट डाई 2006 जैसी अन्य सफल फिल्में कीं। 2009 में एल्विन एंड द चिपमंक्स द स्क्वीकवेल $200 मिलियन से ज्यादा की कमाई करने वाली पहली महिला निर्देशित फिल्म बन गई
और उस समय तक बॉक्स ऑफिस पर वह सबसे सफल महिला निर्देशक बन गईं। 2012 में थॉमस ने विग्स यूट्यूब चैनल के लिए ऑड्रे नामक एक कम बजट की ऑनलाइन सीरीज का निर्देशन किया। 1998 में उनकी टॉल ट्रीज प्रोडक्शन कंपनी ने कोलंबिया पिक्चर्स के साथ फर्स्ट लुक डील साइन की थी। 2001 में थॉमस ने लॉस एंजिल्स चैप्टर ऑफ द वुमेन इन फिल्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रस्तुत वुमेन इन फिल्म क्रिस्टल प्लस लूसी अवार्ड्स का डोरोथी आर्जन डायरेक्टर्स अवार्ड जीता। 2021 में थॉमस को डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका रॉबर्ट बी. एल्ड्रिच पुरस्कार मिला। जॉन विट्टी एक अमेरिकी लेखक है जो टेलीविजन सीरीज द सिम्पसंस में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने किंग ऑफ द हिल, द क्रिटिक और द ऑफिस के लिए भी लिखा है और आइस एज 2002, रोबोट्स 2005 और हॉटन हियर से हूँ 2008 सहित कई एनिमेटेड और लाइव एक्शन फिल्मों के लिए पटकथा लेखक या सलाहकार के रूप में काम किया है। वह द सिम्पसंस मूवी के 11 लेखकों में से एक है और उन्होंने एल्विन एंड द चिपमंक्स, इसके सीक्वल और द एंग्री बर्ड्स मूवी के फिल्म रूपांतरणों के लिए पटकथाएं भी लिखी है। आजीविका। विट्टी हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक है, जहां वे माइक रीस के साथ हार्वर्ड लैम्पून के अध्यक्ष थे। हार्वर्ड में रहते हुए वे कॉनन ओब्रायन के भी बहुत करीब थे। द सिम्पसंस में शामिल होने से पहले उन्होंने सैटरडे नाइट लाइव में कुछ समय बिताया था, जहां उन्होंने डीवीडी कमेंट्री में अपने अनुभव को बहुत दुखद वर्ष बताया था। विट्टी 1989 में द सिम्पसंस के लिए नियुक्त किए गए शुरुआती लेखकों में से एक थे। उन्हें शो के पहले सीजन के लिए कहानी संपादक के रूप में श्रेय दिया जाता है, साथ ही उन्होंने कई स्क्रिप्ट में योगदान दिया। 1993 में शो के चौथे सीजन के पूरा होने के बाद वे शो के लेखन स्टाफ में बने रहे, जिसके बाद उन्होंने HBO सीरीज द लैरी सैंडर्स शो के लिए लिखा। हालांकि उन्होंने अगले दशक में द सिम्पसंस में कभी कभार स्क्रिप्ट लिखी, सबसे खास होम स्वीट होम डिडली, लेकिन विट्टी 5वें से 12वें सीजन तक सीरीज से काफी हद तक अलग रहे। वे अंततः 13वें और 15वें सीजन के लिए निर्माता के रूप में वापस आए। 7वें सीजन से लेकर अब तक वह द ऑफिस के लेखक भी रहे हैं। वह द सिम्पसंस के लिए 5वें सबसे विपुल लेखक है। उनके 25 एपिसोड उन्हें जॉन स्वार्चवेल्डर के बाद रखते हैं, जिन्होंने 59 एपिसोड लिखे हैं, जॉन फ्रिंक जिन्होंने 33 लिखे हैं, टिम लॉन्ग जिन्होंने 30 लिखे हैं और मैट सेलमैन जिन्होंने 29 लिखे हैं। विट्टी ने छद्म नाम पेनीवाइज का भी इस्तेमाल किया है। विट्टी ने अंदर सिम्पसंस क्लिप शो और द सिम्पसंस 138 एपिसोड स्पेक्टेक्युलर एपिसोड के लिए छद्म नाम का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह क्लिप शो लिखने का श्रेय नहीं लेना चाहते थे, जैसा कि सिम्पसंस डीवीडी कमेंट्री में व्यक्त किया गया था। हालांकि उनके नाम को पहले सिम्पसंस क्लिप शो, सो इट्स कम टू दिस, ए सिम्पसंस क्लिप शो लिखने का श्रेय दिया गया था। सीजन 4 के सिम्पसंस एपिसोड द फ्रंट में जॉन विट्टी को हार्वर्ड स्नातक के रूप में दिखाया गया है, जिसे औसत दर्जे के एपिसोड लिखने के कारण I&A स्टूडियो से निकाल दिया जाता है और उसके बॉस रोजर मेयर्स उसके सिर पर नाम की प्लेट मार देते हैं। व्यक्तिगत जीवन। उनकी पत्नी एन, साथ ही सिम्पसंस लेखक जॉर्ज मेयर, एक की बहन है, जो सैटरडे नाइट लाइव लेखक से सिम्पसंस लेखक भी बने थे, जिन्हें SNL पर काम करना पसंद नहीं था। वह लॉस एंजिल्स लेकर्स ट्रेनर गैरी विट्टी, पुरस्कार विजेता लेखक जिम विट्टी और अभिनेता माइकल डाटे, राल्फ विट्टी का मंच नाम के दूर के चचेरे भाई है। लेखन श्रेय। द सिम्पसंस एपिसोड्स। उन्हें निम्नलिखित एपिसोड लिखने का श्रेय दिया जाता है। बार्ट द जीनियस 1990, होमर्स नाइट आउट 1990, द क्रेप्स ऑफ रेथ, जॉर्ज मेयर, सैम साइमन और जॉन स्वार्चवेल्डर के साथ 1990, सिम्पसन और डेलिला 1990, बार्ट्स डॉग गेट्स इन एफ 1991, लिसा का विकल्प 1991, वेन फ्लैंडर्स फेल 1991, बर्न्स वर्क ऑफ एन डेयर क्राफ्ट वर्क
1991, रेडियो बार्ट 1992, बार्ट द लवर 1992, ब्लैक विडोवर टेलीप्ले 1992, ट्री हाउस ऑफ हॉरर 3, अल्जीन, माइक रीस, जेकोगेन, वालेस वोलोडार्स्की और सैम साइमन के साथ 1992, मिस्टर प्लो 1992, ब्रदर फ्रॉम द सेम प्लेनेट 1993, सो इट्स कम टू दिस, ए सिम्पसन्स क्लिप शो 1993, केप फियर 1993, अंदर सिम्पसन्स क्लिप शो, पेनी वाइज के रूप में श्रेय 1994, होम स्वीट होम डिडली डम डूडिली 1995, द सिम्पसन्स 138वां एपिसोड स्पेक्टेक्युलर, पेनी वाइज के रूप में श्रेय दिया गया 1995, द ओल्ड मैन एंड द की 2002, वीकेंड एट बर्नसीज 2002, लिटिल गर्ल इन द बिग टेन 2002, मार्ज बनाम एकल, वरिष्ठ, निःसंतान दंपति और किशोर और समलैंगिक 2004, सिंपल सिम्पसन 2004, दुश्मन के साथ सोना 2004, रॉस एस, बागदासरियन बटा बीडी एसआरआईएन बटा 27 जनवरी 1919 से 16 जनवरी 1972, जिन्हें पेशेवर रूप से उनके स्टेज नाम डेव सेविले से जाना जाता है। 3, एक अमेरिकी गायक, गीतकार, रिकॉर्ड निर्माता और अभिनेता थे, जिन्हें कार्टून बैंड एल्विन एंड द चिपमंक्स बनाने के लिए जाना जाता है। शुरुआत में एक स्टेज और फिल्म अभिनेता, वे 1958 में विच डॉक्टर और द चिपमंक सॉन्ग क्रिसमस डोंट बी लेट गीतों से प्रमुखता में आए, जो दोनों बिलबोर्ड नंबर 1 एकल बन गए। उन्होंने द एल्विन शो का निर्माण और निर्देशन किया, जो 1961 से 62 में CBS पर प्रसारित हुआ। प्रारंभिक जीवन, बागदासरियन का जन्म 27 जनवरी 1919 को फ्रेस्नो, कैलिफोर्निया में एक अर्मेनियाई अमेरिकी परिवार में हुआ था। 8, उनके पिता अंगूर उत्पादक थे। 9, उनके 2 बड़े भाई थे, रिचर्ड सिराक 1910 से 1966 और हैरी सिस्वन 1915 से 1989। 8, उपन्यासकार विलियम सरोयान, जिनके साथ वे बहुत करीब थे, उनके पहले चचेरे भाई थे। 10, 11, बागदासरियन ने 1937 में फ्रेस्नो हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 8, वह अभिनेता बनने के इरादे से अपने चचेरे भाई सरोयान के साथ काम करने के लिए न्यूयॉर्क गए। 9, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो उन्होंने भर्ती होकर एक कंट्रोल टॉवर ऑपरेटर के रूप में 4 साल तक सेवा की। 12, और आर्मी एयर फोर्स में एक स्टाफ सार्जेंट SSGT के पद तक पहुंचे। 13, उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में समय बिताया। 9, उनका बाद का स्टेज नाम डेविड सेविले इस तथ्य से उत्पन्न हुआ कि वह स्पेन के सेविले शहर में तैनात थे और उन्हें यह शहर पसंद था। 9, 14, युद्ध के बाद वे फ्रेस्नो लौट आए और आर्मेन कुल्हांजियन से शादी कर ली और उन्होंने कुछ समय तक अंगूर उगाने की कोशिश की। वे असफल रहे और वे लॉस एंजल्स चले गए, जहां उन्होंने एक गीतकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। 9, आजीविका, अभिनय, बागदासरियन का ब्रॉडवे डेब्यू 1939 में हुआ, जब उन्होंने अपने चचेरे भाई विलियम सरोयान की फिल्म द टाइम ऑफ योर लाइफ में न्यूज़बॉय की भूमिका निभाई। 15, वे कई फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में भी दिखाई दिए, जैसे विवाज़पाटा 1952, स्टालैग 17 1953, डेस्टिनेशन गोबी 1953 और द प्राउड एंड प्रोफेन 1956। 16, 15, अल्फ्रेड हिचकॉक की रियर विंडो 1954 में वे पियानो पर अकेले संगीतकार है। 17, गायन और गीत लेखन। गीत लेखन के साथ बागदासरियन को बड़ी सफलता कम ऑन ए माई हाउस के साथ मिली। इस गीत को कई रिकॉर्ड कंपनियों ने बहुत अधिक जातीय होने के कारण खारिज कर दिया था, जब तक कि कोलंबिया रिकॉर्ड्स के मिच मिलर इस गीत के सामने नहीं आए, इसे पसंद किया
और रोजमेरी क्लूनी को इसे रिकॉर्ड करने के लिए राजी कर लिया। 9. यह गीत मूल रूप से काय आर्मेन द्वारा 1950 में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन 1951 में रोजमेरी क्लूनी द्वारा रिकॉर्ड किया गया संस्करण 1 मिलियन सेलिंग हिट बन गया। 16. यह अर्मेनियाई लोक गीत का रूपांतरण है जिसे बागदासेरियन ने अपने चचेरे भाई विलियम सरोयान के साथ लिखा था। 18. 19. 20 गीत मूल रूप से उनके ऑफ ब्रॉडवे संगीत द सन के लिए तैयार किया गया था। 21. 23. 1954 में उन्होंने डीन मार्टिन के लिए हे ब्रदर पोर द वाइन नामक एक हिट गीत लिखा। 16. 1955 में बागदासरियन ने तत्कालीन नवस्थापित लिबर्टी रिकॉर्ड्स के साथ हस्ताक्षर किए। 1956 की शुरुआत में उन्होंने अल्फी एंड हैरी को श्रेय देते हुए द ट्रबल विद हैरी होमोनिमस हिचकॉक फिल्म से प्रेरित नामक नवीनता रिकॉर्ड के साथ एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल हिट किया। 24. 25 हालांकि अल्फी एंड हैरी सिर्फ एक व्यक्ति थे, बागदासरियन खुद। 26. यह बिलबोर्ड चार्ट पर नंबर 44 पर पहुंच गया। 27 और यूनाइटेड किंगडम में नंबर 15 पर पहुंचकर एक बड़ा हिट था। 28 1956 में उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर एक वाद्य संगीत आर्मेन थीम लिखा। लिबर्टी रिकॉर्ड्स के अधिकारियों ने सुझाव दिया कि वह एक छद्म नाम अपनाए क्योंकि उन्हें लगा कि उनका नाम उच्चारण करने में बहुत कठिन है। 9 दिसंबर 1956 में उन्होंने अपने पहले रिकॉर्ड के साथ चार्ट बनाया जिसका श्रेय उनके डेविड सेविले छद्म नाम को जाता है, और आर्मेन थीम बिलबोर्ड चार्ट पर नंबर 42 पर पहुंच गया। 29 डेव सेविले और चिपमंक्स 1950 के दशक में बागदासरियन की तस्वीर। बागदासरियन की प्रसिद्धि 1958 में विच डॉक्टर गाने से हुई। 30 जिसे उन्होंने $200 2024 में $2,200 के बराबर से पारिवारिक बचत से खरीदे गए टेप रिकॉर्डर पर गति नियंत्रण के साथ प्रयोग करने के बाद बनाया था। 31 लिबर्टी रिकॉर्ड्स ने डेविड सेविले नाम के तहत इस नवीनता रिकॉर्ड को जारी किया। यह उनकी वास्तविक आवाज और त्वरित संस्करण के बीच एक युगल गीत है। 16 यह रिकॉर्ड 28 अप्रैल 1958 तक बिलबोर्ड नंबर 1 सिंगल बन गया और उसे एक गीतकार के रूप में स्थापित किया। 20 इसकी 1.5 मिलियन प्रतियां बिकीं। 32 बागदासेरियन ने लिबर्टी रिकॉर्ड्स के अधिकारियों के नाम पर चिपमंक्स की अपनी तिकड़ी बनाई। साइमन, थियोडोर और एल्विन, जिसका नाम साइमन सी वारोनकर, थियोडोर टेड कीप और एल्विन बेनेट के नाम पर रखा गया। 33 उनका पहला गाना द चिपमंक सॉन्ग क्रिसमस डोंट बी लेट 17 नवंबर 1958 को रिलीज हुआ और नए साल के दिन नंबर 1 हिट बन गया। 34 इस गाने के पहले कुछ महीनों में 4 मिलियन रिकॉर्ड बिक गए। 15 यह नए साल से 2 हफ्ते पहले और 2 हफ्ते बाद बिलबोर्ड चार्ट में शीर्ष पर रहा और 4 मई 1959 को प्रथम वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते। बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्डिंग, सर्वश्रेष्ठ हास्य प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ गैरशास्त्रीय इंजीनियर गीत। 36 बागदासेरियन ने डेविड सेविले के रूप में पहले 2 जीते। यह गीत 20वीं सदी का 23वां सबसे अधिक बजाया जाने वाला क्रिसमस गीत था। जोनाथन रॉबर्ट एबेल, जन्म 6 अगस्त 1969, डेमरेस्ट, न्यू जर्सी, और ग्लेन टॉड बर्गर, जन्म 26 अगस्त 1969, स्मिथटाउन, न्यूयॉर्क, अमेरिकी पटकथा लेखक और निर्माता है, जो कुंग फू पांडा फिल्में, द स्पंजबॉब मूवी, स्पंज आउट ऑफ वाटर, ट्रॉल्स और इसके सीक्वल ट्रॉल्स वर्ल्ड टूर के लेखन के लिए जाने जाते हैं। फिल्मोग्राफी। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक लेखक कार्यकारी। निर्माता नोट्स। 1994 जॉर्ज कार्लिन शो हाँ नहीं। 1995 प्लेटिपस मानव हाँ नहीं। 1995 से 1996 प्यार में जल्दी नहीं कर सकते हाँ नहीं कहानी संपादक भी। 1995 से 1997 मैड टीवी हाँ नहीं। 1996 धधकते ड्रैगन अतिरिक्त नहीं। 1997 से
2002 पर्वत का राजा हाहा, कहानी संपादक भी। 2003 औसाहाहा, पतली परत। वर्ष शीर्षक लेखक, प्रोड्यूसर्स निदेशक। 2008 कुंग फू पांडा हा, सहनिर्माता जॉन स्टीवेंसन। मार्क ओसबोर्न। 2009 राक्षस बनाम एलियंस हा, नहीं कॉनराड वर्नोन। रॉब लेटरमैन। एल्विन एंड द चिपमंक्स, द स्क्वीकवेल हा, नहीं बेट्टी थॉमस। 2011 कुंग फू पांडा 2 हा, सहनिर्माता जेनिफर यूह नेल्सन। एल्विन और चिपमंक्स, चिपवरेक्ड हा, नहीं माइक मिशेल। 2015 स्पंजबॉब मूवी, पानी से बाहर स्पंज हा, नहीं पॉल टिब्बिट। 2016 कुंग फू पांडा 3, एक हा, सहनिर्माता जेनिफर यूह नेल्सन। एलेसेंड्रो कार्लोनी। ट्रोल्स हा, सहनिर्माता माइक मिशेल। मॉन्स्टर ट्रक 2, कहानी कार्यकारिणी क्रिस वेज। 2020 ट्रॉल्स वर्ल्ड टूर हा, नहीं वॉल्ट डोहर्न। स्पंजबॉब मूवी, स्पंज ऑन द रन 3, कहानी नहीं टिम हिल। 2022 किस्मत 4, कहानी नहीं पैगी होम्स। 2023 ट्रोल्स एक साथ आए, नहीं कार्यकारिणी वॉल्ट डोहर्न। 2024 कुंग फू पांडा 4, 5 हा, सहनिर्माता माइक मिशेल। अन्य श्रेय। वर्ष पतली परत भूमिका। 2007 श्रेक द थर्ड विशेष धन्यवाद। 2010 श्रेक उसके बाद हमेशा के लिए। 2011 कुंग फू पांडा, मास्टर्स के रहस्य। संदर्भ 1959 में लाइफ पत्रिका के लिए लिखते हुए शाना एलेक्जेंडर ने उल्लेख किया कि बागदासरियन लोकप्रिय संगीत के इतिहास में पहला मामला था जिसमें एक व्यक्ति ने एक हिट रिकॉर्ड के लेखक, संगीतकार, प्रकाशक, कंडक्टर और कई गायक के रूप में काम किया है, जिससे गीत से होने वाली सभी संभावित आय को वापस अपनी जेब में डाल लिया है। एलेक्जेंडर ने यह भी उल्लेखनीय पाया कि बागदासरियन शब्द के स्वीकृत अर्थ में न तो संगीत पढ़ सकता है, नहीं लिख सकता है और नहीं कोई संगीत वाद्ययंत्र बजा सकता है। 38 बागदासरियन के पास चिपमंक एंटरप्राइजेज का स्वामित्व था, जो चिपमंक से संबंधित बिक्री को प्रायोजित करता था। 1963 तक लगभग 15 कंपनियां एल्विन के आंकड़ों का उपयोग कर रही थीं या करने की योजना बना रही थीं। उस वर्ष तक बिलबोर्ड पत्रिका ने चिपमंक्स की रिकॉर्ड बिक्री, विदेशी बिक्री सहित और रिकॉर्ड क्लब की बिक्री से कुल आय लगभग $20 मिलियन, $153 मिलियन मुद्रास्फीति के लिए $2023 में समायोजित होने का अनुमान लगाया था। 30 अगले वर्षों में चिपमंक्स ने कई हिट गाने जारी किए। एल्विन का हारमोनिका 1959, रैगटाइम काउबॉय जो 1959, एल्विन का ऑर्केस्ट्रा 1960, रूडोल्फ द रेड नोज्ड रेंडियर 1960, द एल्विन ट्विस्ट 1962 और ब्रिटिश आक्रमण के दौरान 1964 में एल्बम द चिपमंक्स सिंग द बीटल्स हिट्स। 16 बागदासरियन ने द एल्विन शो का निर्माण किया, जो अक्टूबर 1961 से सितंबर 1962 तक सीबीएस पर प्रसारित आधे घंटे का टीवी कार्टून शो था। 15 1968 में एल्विन और द चिपमंक्स ने रॉक बैंड कैंड हीट के साथ द चिपमंक सॉन्ग का एक संस्करण रिकॉर्ड किया, जिसने लिबर्टी रिकॉर्ड्स के लिए भी रिकॉर्डिंग की। व्यक्तिगत जीवन। बागदासरियन ने 1946 में अरमेनोही आर्मेन कुल्हांजियन 1927 से 1991 से शादी की। 2 उनके 3 बच्चे थे। कैरोल अस्किन जन्म 1947, एक अभिनेत्री, रॉस जूनियर जन्म 1949 और एडम सेराक जन्म 1954, एक कथा लेखक। 21 वे 1950 से लॉस एंजिल्स में रहते थे। 16 1963 तक उनके पास कैलिफोर्निया में चिपमंक रंच नामक एक अंगूर का खेत था। 1960 के दशक के मध्य में उन्होंने सिएरा वाइन कॉर्प को खरीदा, जो एक वाइनरी थी जो ई एंड जे गैलो वाइनरी को अन्य उत्पादों के अलावा उत्पाद की आपूर्ति करती थी। 17 मृत्यु और विरासत। बागदासरियन की मृत्यु उनके 53वें जन्मदिन से 11 दिन पहले 16 जनवरी 1972 को बेवर्ली हिल्स स्थित उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से हो गई। 15
16 लॉस एंजल्स में चैपल ऑफ द पाइन्स श्मशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। 42 बागदासरियन ने चिपमंक्स फ्रेंचाइज को अपनी पत्नी और 3 बच्चों को दे दिया। 31 रॉस जूनियर ने एक साक्षात्कार में कहा कि वह अपने पिता की पूजा करते हैं और उनके काम को जारी रखने की जरूरत महसूस करते हैं। 31 उन्होंने 1970 के दशक के अंत में लॉ स्कूल खत्म करने के बाद अपनी पत्नी जेनिस कर्मन के साथ फ्रेंचाइज को फिर से शुरू किया। 20 और 1990 के दशक के मध्य में अपने भाई बहनों से अधिकार खरीदकर पूर्ण मालिक बन गए। 17 डिस्कोग्राफी एल्बम डेविड सेविले का संगीत 1957 लिबर्टी 3073 द विच डॉक्टर प्रेजेंट्स डेविड सेविले और उनके मित्र 1958 लिबर्टी 3092 चलो सब मिलकर चिपमंक्स के साथ गाए 1959 लिबर्टी 3132 द चिपमंक्स सिंग द बीटल्स हिट्स 1964 सनसेट लिबर्टी डेविड सेविले के साथ एल्विन एंड द चिपमंक्स के रूप में चिपमंक्स ए गोगो 1965 लिबर्टी 3424 डेविड सेविले के साथ एल्विन साइमन और थियोडोर के रूप में द मिक्स्ड अप वर्ल्ड ऑफ बागदासरियन 1966 लिबर्टी 7451 डेविड सेविले के वास्तविक नाम रॉस बागदासरियन के तहत रिकॉर्ड किया गया। एल्विन शो फिल्मोग्राफी द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ 1952 दर्शक के रूप में बिना श्रेय विवा स्पाटा 1952 अधिकारी के रूप में बिना श्रेय द स्टार्स आर सिंगिंग 1953 गीत प्रमोटर के रूप में बिना श्रेय डेस्टिनेशन गोबी 1953 पॉल सबाटेलो के रूप में द गर्ल्स ऑफ प्लेजर आइलैंड 1953 मरीन के रूप में बिना श्रेय स्टालाग 17 1953 गायन युद्ध बंदी के रूप में बिना श्रेय अलास्का सीज 1954 जो जिम का क्रूमैन रियर विंडो 1954 गीतकार पियानोवादक के रूप में किस्मत 1955 फेवोल के रूप में बिना श्रेय हॉट ब्लड 1956 गैस स्टेशन अटेंडेंट के रूप में बिना श्रेय द प्राउड एंड प्रोफेन 1956 लुई के रूप में 3 वायलेंट पीपल 1956 असुंसियन ऑर्टेगा के रूप में द डेविल्स हेयरपिन 1957 तानी रिटर के रूप में द डीप सिक्स 1958 प्राइवेट आरोन स्लोबोर्जियन के रूप में द एल्विन शो 1961 से 1962 टीवी सीरीज एल्विन साइमन थियोडोर और डेविड सेविले के रूप में आवाज अंतिम उपस्थिति जैचरी लेवी पुग बटा PJU बटा प्यू जन्म 29 सितंबर 1980 एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्होंने एक्शन कॉमेडी सीरीज चक 2007 से 2012 में चक बार्टोव्स्की के रूप में अभिनय किया और सुपरहीरो फिल्म शाजम 2019 और इसके 2023 सीक्वल में मुख्य किरदार निभाया। 3-4 उन्होंने 2010 की डिज्नी एनिमेटेड म्यूजिकल फंतासी फिल्म टैंगल्ड में फ्लिन राइडर की आवाज दी, जिसमें उन्होंने मैंडी मूर के साथ आई सी द लाइट गाया था। इस गीत ने विजुअल मीडिया के लिए लिखे गए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। 5-6 उन्होंने 2012 की लघु फिल्म टैंगल्ड एवर आफ्टर और 2017 की टेलीविजन श्रृंखला रपंजेल्स टैंगल्ड एडवेंचर में आवाज की भूमिका को दोहराया। 7-8 वह सुपरहीरो फिल्मों थॉर द डार्क वर्ल्ड 2013 और थॉर रग्नारोक 2017 में फेंड्रल के रूप में भी दिखाई दिए। लेवी ने शी लव्स मी के 2016 ब्रॉडवे पुनरुद्धार में जॉर्ज नोवाक की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 2015 में लेवी ने मिडल मैन प्रोडक्शंस नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की और यूनिवर्सल टेलीविजन के साथ फर्स्ट लुक डील साइन की। 9-10-2022 में लेवी ने रेडिकल लव लर्निंग टू एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड अदर्स शीर्षक से एक स्वसहायता संस्मरण प्रकाशित किया।
11. गो लव योरसेल्फ, हेल्प फॉर द जर्नी टू मेंटल एंड इमोशनल वेलनेस नामक एक साथी पुस्तक 2024 में जारी की गई। 12. दोनों को मिडिल मैन द्वारा सह प्रकाशित किया गया था। प्रारंभिक जीवन। लेवी का जन्म लुइसियाना के लेक चार्ल्स में लाफायट के पश्चिम में सुजैन मैरी पुग निहोक्टर 1950 से 2015 और डेरेल एल्टन पुग 1946 से 2023 के बेटे के रूप में हुआ था। 2. 15. जैकरी अंग्रेजी, वेल्श और जर्मन वंश का है। 16. 17. जब वह एक बच्चा था तो वह और उसका परिवार ऑक्सनार्ड के उत्तर में वेंचुरा, कैलिफोर्निया में अपने घर लौटने से पहले कई राज्यों में चले गए, जहां उन्होंने 4 साल तक बुएना हाई स्कूल में पढ़ाई की। 18. उन्होंने 6 साल की उम्र में मंच पर अभिनय करना शुरू कर दिया, जिसमें ग्रीस, द आउटसाइडर्स, ओक्लाहोमा, ओलिवर, द विजार्ड ऑफ ओज और बिग रिवर। आजीविका। अभिनय। लेवी 2009 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में बोलते हुए। लेवी पहली बार शोटाइम goosehead.com श्रृंखला व्हाटएवर में एक किशोर लड़के बेन के रूप में दिखाई दिए। उद्धरण आवश्यक, उन्हें जैचरी पुग के रूप में श्रेय दिया गया था। उद्धरण आवश्यक, श्रृंखला का निर्माण एशले पॉवर्स द्वारा किया गया था और इसे 2000 में रिलीज किया गया था। 19, 20, 21, 22 लेवी को अगली बार एफएक्स टेलीविजन फिल्म बिग शॉट कन्फेशंस ऑफ ए कैंपस बुकी में देखा गया था। उन्होंने एबीसी सिटकॉम लेस देन परफेक्ट में किप स्टीडमैन का किरदार निभाया था। उन्होंने तत्कालीन एबीसी फैमिली टेलीविजन फिल्म सी जेन डेट में करिश्मा कारपेंटर के किरदार जेन के संभावित प्रेमी की भूमिका भी निभाई थी। लेवी को 2004-2005 के टेलीविजन सीजन के लिए 3 नामक एबीसी पायलट में मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। उन्होंने 2007 में चक में मुख्य भूमिका निभाई। लेवी और उनके चक सहकलाकार यवोन स्ट्राहोवस्की दोनों को टीन च्वाइस अवार्ड्स 2010 के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्शन अभिनेता और अभिनेत्री चॉइस टीवी सीरीज के लिए नामांकित किया गया था, जहां वे दोनों जीते और प्रस्तुत किए गए। 2008 की गर्मियों में उन्हें एंटरटेनमेंट वीकली के टॉप 30 पीपल अंडर 30 में से एक नामित किया गया था। 25 बाद में उन्होंने डेव के चचेरे भाई टोबी सेविले की मुख्य भूमिका में फिल्म एल्विन एंड द चिपमंक्स द स्क्वीकवेल में अभिनय किया। 26 उन्होंने 2010 की डिज्नी एनिमेटेड फीचर फिल्म टैंगल्ड में अभिनय किया, जो लोकप्रिय परिकथा रपुंजेल पर आधारित है। उन्होंने फ्लिन राइडर की आवाज दी, जो एक डाकू है जो रपुंजेल के टॉवर में शरण पाता है। 27 लेवी ने 2011 स्पाइक वीडियो गेम अवार्ड्स की मेजबानी की। 28 फरवरी 2011 में 83वें अकादमी पुरस्कार समारोह में लेवी बरी टीवी ने लेवी को टीवी के 2011 के सबसे सेक्सी पुरुषों की सूची में 97वें स्थान दिया। 29 उन्होंने 2012 के टीवी पायलट लेट इट गो में पुरुष प्रधान भूमिका निभाई, जो फॉक्स पर प्रसारित होता, लेकिन इसे नहीं चुना गया। 30 उन्होंने नए टॉम्ब रेडर गेम के दृश्यों के पीछे जाकर वेब डॉक्यूमेंट्री टॉम्ब रेडर द फाइनल ऑवर्स की मेजबानी की। वह मूल रूप से थोर में फेंड्राल का किरदार निभाने वाले थे, लेकिन चक के साथ शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा। 31 उन्होंने सीक्वल थोर द डार्क वर्ल्ड 2013 में भूमिका निभाई, जब मूल अभिनेता जोश डलास के अपने शेड्यूलिंग संघर्ष थे, और संक्षेप में थोर रग्नारोक 2017 में। लेवी ने अगस्त 2013 जनवरी 2015 में यह घोषणा की गई थी कि लेवी एनबीसी की 13 एपिसोड की मिनी सीरीज हीरोज रीबॉर्न में ल्यूक कॉलिंस के रूप में कलाकारों के प्रमुख सदस्य होंगे। 33 शो को दूसरे सीजन के लिए नहीं चुना गया था। 34 उन्होंने हुलू की मूल सीरीज डेडबीट में अब्राहम लिंकन के रूप में अतिथि भूमिका भी निभाई। 35 लेवी ब्रॉडवे रिवाइवल ऑफ शी लव्स मी के कलाकारों में जॉर्ज की मुख्य भूमिका में शामिल हुई, जिसमें लॉरा बेनंती अमालिया के साथ थीं। यह 19 फरवरी
2016 को पूर्वावलोकन के बाद 17 मार्च 2016 को स्टूडियो 54 में 12 जून तक सीमित समय के लिए खुला। 37 बाद में इसे 10 जुलाई तक बढ़ा दिया गया जब यह बंद हो गया। 38 प्रोडक्शन को उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। द गार्जियन से 5 सितारे प्राप्त हुए और इसे द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए क्रिटिक्स पिक के रूप में चुना गया। 41 लेवी को उनके प्रदर्शन के लिए एक संगीत में एक प्रमुख भूमिका में एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 42 आलोचकों ने जॉर्ज के रूप में लेवी के प्रदर्शन की प्रशंसा की, यह देखते हुए कि उनका चित्रण कभी कभी सौम्य और सुंदर होता है, कभी कभी निहत्था रूप से नीच होता है, और वह मधुर विनम्रता और थोड़ी सी अहंकार प्रदर्शित करता है। 44 प्रोडक्शन ने 30 जून 2016 को एक ऐतिहासिक लाइव स्ट्रीम प्रदर्शन किया, जिसमें लेवी और कलाकारों ने ब्रॉडवे के इतिहास में पहले लाइव स्ट्रीम शो में भाग लिया। 2017 में लेवी ने टैंगल्ड बिफोर एवर आफ्टर नामक डिज्नी चैनल की मूल फिल्म में फ्लिन राइडर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। टेलीविजन फिल्म रपंजेल के टैंगल्ड एडवेंचर नामक एक नियमित श्रृंखला के रूप में कहानी जारी रखती है, जो 3 सीजन तक चली, जिसका प्रीमियर 24 मार्च 2017 को हुआ और 1 मार्च 2020 को समापन हुआ। श्रृंखला 2010 की फिल्म टैंगल्ड पर आधारित है और इसमें मैंडी मूर और लेवी की वापसी वाली आवाजें हैं। 46 2018 में लेवी डॉ बेंजामिन एटेनबर्ग के रूप में दिखाई दिए, जो मुख्य किरदार मिरियम मिज मैसेल के लिए एक प्रेम रुचि थी, द मार्वलस मिसेज मैसेल के दूसरे सीजन में। श्रृंखला के अन्य प्रमुख कलाकारों के साथ लेवी ने एसएजी के जनवरी 2019 के पुरस्कार समारोह में कॉमेडी सीरीज में एक कलाकारों की टुकड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता। 2019 में लेवी ने न्यू लाइन सिनेमा और वार्नर ब्रदर्स की सुपरहीरो कॉमेडी फीचर फिल्म शाजम में मुख्य किरदार के रूप में अभिनय किया, जो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स फ्रेंचाइजी में एक प्रविष्टि है। फिल्म में लेवी का शाजम किरदार, जिसे कैप्टन मार्वल के नाम से भी जाना जाता है, एक किशोर लड़के बिली बैटसन एशर एंजेल द्वारा अभिनीत का सुपरपावर वाला अल्टर ईगो है, जो 1988 की 20वीं सेंचुरी फॉक्स कॉमेडी बिग के समान अपने वयस्क रूप में अपने बचकाने व्यक्तित्व को बरकरार रखता है। उद्धरण की आवश्यकता। अभिनय से लगभग 2 साल के अंतराल के बाद लेवी ने केविन मैकडोनाल्ड की 2021 की कानूनी ड्रामा द मॉरिटानियन में सहायक भूमिका में अभिनय किया। लेवी ने उसी वर्ष जीवनी पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा अमेरिकन अंडरडॉग में कर्ट वार्नर की भूमिका भी निभाई। 49 2023 में उन्होंने शाजम में बिली बैटसन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। फ्यूरी ऑफ द गॉड्स 51 ने जीना रोड्रिग्ज के साथ स्पाई किड्स आर्मगेडन में टेरेंस टैंगो टोरेज का किरदार निभाया और मेल गिब्सन की जगह चिकन रन डॉन ऑफ द नगेट में रॉकी की आवाज दी। 52 2024 53 2025 में लेवी को द अनब्रेकेबल बॉय में ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा से पीड़ित एक बच्चे के पिता लेखक स्कॉट लेरेट का किरदार निभाने के लिए तैयार किया गया है। 55 संगीत। अप्रैल 2010 में कैथरीन मैकफी ने अपने एकल टेरिफाइड के लिए सिनेमाघरों में एक संगीत वीडियो का पूर्वावलोकन जारी किया। लेवी और मैकफी ने गीत पर एक युगल गीत गाया है, जिसे फिर से रिकॉर्ड किया गया था। मूल एल्बम संस्करण में जेसन रीव्स है और मैकफी के साथ संगीत वीडियो में गाते हुए दिखाई देते हैं। 3 मई 2010 को गीत का पूर्वावलोकन एंटरटेनमेंट वीकली वेबसाइट पर किया गया और इसे आईट्यून्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध कराया गया। 56 पूरा वीडियो 7 मई 2010 को संगीत वीडियो वेबसाइट वीवो पर प्रीमियर हुआ। 57 लेवी ने केंडल पायने के एल्बम ग्रोन को वित्तपोषित किया, जब उसे उसके लेबल कैपिटल रिकॉर्ड्स द्वारा हटा दिया गया था। 58 फिल्म टैंगल्ड के साउंड ट्रैक पर लेवी ने आई सी द लाइट सहकलाकार मैंडी मूर के साथ
और आई हैव गॉट ए ड्रीम गाया। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली फिल्म के लिए लेवी और मूर ने 83वें अकादमी पुरस्कारों में आई सी द लाइट का प्रदर्शन किया। 59 लेवी बैंड फ्रॉम टीवी के अतिथि सदस्य भी रहे हैं, जो विभिन्न अमेरिकी टेलीविजन शो के अभिनेताओं से बना एक बैंड है। 21 दिसंबर 2023 को लेवी ने प्राइम टाइम सीबीएस स्पेशल डिक वैन डाइक 98 ईयर्स ऑफ मैजिक पर 1964 की फिल्म मैरी पॉपिंस से जॉली हॉलिडे का प्रदर्शन किया। 61 उत्पादन लेवी ने 2020 में वाइल्डवुड प्रोडक्शंस नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। 62 निर्देशक जैक रामेलन ने 2020 में स्टूडियो के लिए 2 कथात्मक लघु फिल्मों का निर्देशन किया। फरवरी में फ्रीलांसर 63 और मई में लेवी अभिनीत द स्टेटमेंट। 64 2023 में स्टूडियो ने द फिल्म पॉडकास्ट के 60 सेकंड के एपिसोड का सहनिर्माण किया, जो लेवी के जीवन, करियर और भविष्य की योजनाओं के बारे में है। 65 वाइल्डवुड 2025 में मेट्रो गोल्डविन मेयर के साथ साझेदारी में अपनी पहली नाटकीय फीचर फिल्म सारा का तेल रिलीज करेगा। 66 व्यक्तिगत जीवन जुलाई 2014 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में लेवी ब्रॉडवे पर अपने समय का जिक्र करते हुए, लेवी एक स्पोर्ट्स कार और मोटरसाइकिल उत्साही है और उनके पास 2009 निसान जीटीआर है। 67 वह एक शौकीन गेमर है जिन्होंने सबसे पहले सुपर मारियो ब्रदर्स खेला था और इंटरैक्टिव कहानियां प्रदान करने की उनकी क्षमता के लिए वीडियो गेम की सराहना करते हैं। 28 वह ऑस्टिन, टेक्सास के पास रहते हैं। 69 सितंबर 2010 में लेवी ने अपनी खुद की कंपनी द नर्ड मशीन शुरू की। 70 उन्होंने मैजिक जॉनसन द्वारा प्रशिक्षित टीम के लिए खेलते हुए NBA ऑल स्टार वीकेंड 2011 में सेलिब्रिटी ऑल स्टार गेम में भाग लिया। 71 16 जून 2014 को कनाडाई अभिनेत्री मिसी पेरेग्रीम ने घोषणा की कि उन्होंने और लेवी ने माउई, हवाई में विवाह किया था। 72 उन्होंने अप्रैल 2015 में तलाक के लिए अर्जी दी। 73 अदालत के दस्तावेजों में अलगाव की तारीख 3 दिसंबर 2014 बताई गई। 74 दिसंबर 2024 में लेवी ने घोषणा की कि उनकी प्रेमिका मैगी कीटिंग उनके बच्चे की उम्मीद कर रही थी। 75 लेवी मानसिक स्वास्थ्य और आत्मघाती विचारों के साथ अपने संघर्षों के बारे में सोशल मीडिया पर और अपने 2022 के संस्मरण रेडिकल लव में खुलकर बात करते रहे हैं। 76 धर्म लेवी एक ईसाई के रूप में बड़े हुए। 2003 में रिलेवेंट मैगजीन के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उन्हें यीशु मसीह में अपने विश्वास से शांति, आराम, प्यार और प्रतिभा मिलती है। 77 अपने नाम और शारीरिक बनावट के कारण लेवी को अक्सर गलत तरीके से यहूदी माना जाता है। 78 अपने करियर की शुरुआत में एक हॉलीवुड एजेंट ने उन्हें अपना नाम बदलने के लिए राजी किया और कहा, जैक पुग नाम का एक लड़का हॉलीवुड में बहुत आगे नहीं जा सकता, जिसके कारण उन्होंने अपना अंतिम नाम छोड़ दिया। 79 2013 में न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ एक साक्षात्कार में लेवी ने कहा कि उनका कोई यहूदी वंश नहीं है। उद्धरण वांछित 2016 में उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें कई भूमिकाओं के लिए ठुकरा दिया गया था क्योंकि कास्टिंग निर्देशकों ने गलती से सोचा था कि वह उस हिस्से के लिए बहुत यहूदी थे। 79 2018 में उन्होंने कहा, मैं बहुत आध्यात्मिक हूं लेकिन विशेष रूप से धार्मिक नहीं हूं। 81 ईश्वर में विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा, धर्म मेरी राय में ईश्वर के सच्चे हृदय और आत्मा और सार के लिए बहुत विनाशकारी है। 82 द क्रिश्चियन पोस्ट के साथ 2021 के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि फिल्म अमेरिकन अंडरडॉग पर काम करने से उनकी ईसाई आस्था मजबूत हुई और इस परियोजना पर काम करने में ऐसा लगता है जैसे भगवान की उंगलियों के निशान इस पर थे। डेविड क्रॉस, जन्म 4 अप्रैल 1964, एक अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन, अभिनेता, लेखक और निर्देशक है।
क्रास को उनके स्टैंड अप प्रदर्शनों, HBO स्केच कॉमेडी सीरीज मिस्टर शो विद बॉब एंड डेविड 1995 से 1998, एल्विन एंड द चिपमंक्स फ्रेंचाइजी में इयान हॉक के रूप में उनकी भूमिका और फॉक्स बटा नेटफ्लिक्स सिटकॉम अरेस्टेड डेवलपमेंट 2003 से 2006, 2013 से 2019 में टोबियास फनके के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें पंथ जेन एक्स कॉमेडी के परिभाषित एंकरों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। 2. क्रास ने द इनक्रीजिंगली पुअर डिसीजंस ऑफ टॉड मार्गरेट 2010 से 2016 का निर्माण, लेखन, कार्यकारी निर्माण और अभिनय किया। फ्रीक शो 2006 को विकसित किया और उसमें प्रमुख भूमिका निभाई। मॉडर्न फैमिली 2011 से 2012 में दिखाई दिए और एल्विन एंड द चिपमंक्स 2007, एल्विन एंड द चिपमंक्स द स्क्वीकवेल 2009 और एल्विन एंड द चिपमंक्स चिपवरेक्ड 2011 में इयान हॉक की भूमिका निभाई। क्रास ने सिटकॉम ओलिवर बीन 2003 से 2004 के लिए आवाज का काम भी किया है और क्यूरियस जॉर्ज 2006, बैटल फॉर टेरा 2007, कुंग फू पांडा फिल्म फ्रेंचाइज 2008 से 2016, मेगामाइंड 2010 और नेक्स्ट जेन 2018 में मुख्य आवाजोवर भूमिकाएं निभाई है। 1993 में उन्होंने द बेन स्टिलर शो में अपने काम के लिए एक वैरायटी सीरीज के लिए उत्कृष्ट लेखन के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। मिस्टर शो विद बॉब एंड डेविड के लिए उन्हें 3 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए और गिरफ्तार विकास के लिए क्रास को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता टेलीविजन सीरीज के लिए सैटेलाइट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया और अपने कलाकारों के साथ कॉमेडी सीरीज में एक कलाकारों की टुकड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 3 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। अपने स्टैंड अप स्पेशल के लिए उन्हें कई ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन। क्रास का जन्म जॉर्जिया के रोसवेल में एक यहूदी परिवार में हुआ था। 3, 4, 1 उनके माता-पिता बैरी क्रॉस है, जो लीड्स, इंग्लैंड से आकर बसे थे, और सूसी क्रॉस। 5 उनके जन्म के 6 महीने बाद क्रास का परिवार फ्लोरिडा चला गया। न्यूयॉर्क और कनेक्टिकट में अतिरिक्त कदम उठाने के बाद परिवार रोसवेल में फिर से बस गया, जहां क्रॉस लगभग 1 दशक तक रहा। वह 3 बच्चों में सबसे बड़ा है और उसकी 2 छोटी बहनें हैं, जूली और वेंडी। 6 परिवार के पास बहुत कम पैसे थे। क्रास ने याद किया कि उन्हें उनके घर से निकाल दिया गया था और उन्होंने अपनी युवावस्था में कुछ समय मोटल और दोस्तों के घरों में बिताया। 7 क्रास के पिता ने परिवार छोड़ दिया जब क्रॉस 10 साल का था। क्रास के 19 साल के होने के बाद से दोनों ने बात नहीं की, हालांकि वे दोनों मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर में रहते थे जब तक कि क्रॉस ने 2011 में अपना घर नहीं बेच दिया। 8 आजीविका। स्टैंड अप। क्रास ने 17 साल की उम्र के आसपास स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर दिया था। 2 अटलांटा के नॉर्थ साइड हाई स्कूल से स्नातक होने के अगले दिन क्रास न्यूयॉर्क शहर में स्थानांतरित हो गए। योजना के अभाव में वह भटकते रहे। कुछ समय के लिए लॉन्ग आइलैंड पर एक लॉन केयर कंपनी में काम किया। बाद में उन्होंने बोस्टन में एमर्सन कॉलेज में दाखिला लिया। वह 1 सेमेस्टर के बाद बाहर हो गए, लेकिन वहां अपने समय के दौरान क्रास दिस इज पैथेटिक में शामिल हो गए, जो एक कॉलेज स्केच समूह था, जहां उनकी मुलाकात जॉन एनिस से हुई। अभिनय करियर की ओर अग्रसर, दोनों ने 1985 की गर्मियों में लॉस एंजिल्स की एक सड़क यात्रा की, हालांकि इससे उनके अभिनय करियर को काफी बढ़ावा नहीं मिला। बोस्टन में क्रास ने अधिक नियमित रूप से स्टैंड अप करना शुरू कर दिया। दोस्तों ये जो मूवी है ये रिलीज़ की गई थी 20 दिसंबर 2009 को 20th सेंचुरी स्टूडियोज़ द्वारा, और अंग्रेजी में इसे बनाया गया है। $70 मिलियन में से टोटल एक तरह से बजट में बनाया गया। बॉक्स ऑफिस पर इसका जो कलेक्शन आया है 443 पॉइंट, लगभग 1 बिलियन का इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है। बाकी मैंने पूरी जानकारी इस मूवी के बारे में बता दी है। वीडियो लाइक की यदि आपने नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।